Hello, dear students. I, Rakesh Chaudhary, welcome you all on this YouTube channel, Power of Physics, and in my online classes. As in last lecture, we have discussed the alpha particle scattering experiment that was performed by Geiger and Marsden on the suggestion of Rutherford. Now, in today's class, we will continue that part, that experiment, and on basis of that experiment, Rutherford gave his model which is known as Rutherford's atomic model. Rutherford ने जो अपना मॉडल लिया और वो मॉडल जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाला, उस एक्सपेरिमेंट से जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला और उसी कंक्लूजन के बेसिस पे उन्होंने अपना एक मॉडल दिया. उस मॉडल में भी जिस तरीके से इन्होंने थॉमसन को रॉन्ग प्रूव किया था, तो ये खुद ने भी कुछ गलतियां की जिनको बाद में नील्स बोर ने करेक्ट किया था. क्या क्या बातें उसकी सही थी, कहाँ कहाँ इनसे मिस्टेक हुई, उस चीज़ को अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला सेगमेंट, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट, कि एटम जो होता है उसका 90% वॉल्यूम जो होता है वो एम्प्टी होता है, बिल्कुल खाली होता है, वैकेंट होता है. बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है. In every atom all positive charge plus Ze. Here Z is the atomic number of that element, that atom. कोई भी जो एटम है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं देन Z इज इक्वल्स टू 1. तो हाइड्रोजन की न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं. एंड हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन इज डिनोटेड बाय 1H1. Then there is only one proton in the nucleus of hydrogen atom. If I write 2He4, 2 helium-4, then there are 2 proton in the nucleus of helium atom. Then in every atom all positive charge plus Ze. For hydrogen it will be plus 1e, for helium it will be plus 2e, for lithium it will be plus 3e. Then and mostly mass is concentrated at center in a radius of the order of 10 to the power minus 15 meter of a sphere which is called nucleus. न्यूक्लियस, इसी को तो डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने. उन्होंने कहा कि जो एटम होता है उसका मोस्टली पार्ट वो होता है वैकेंट होता है, और केवल कुछ जो पार्ट अराउंड 10% वॉल्यूम ऑफ द एटम इज सॉलिड, और उसमें क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन. तो खैर डिस्कवरी नहीं हुआ था. तो उन्होंने कहा सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज किसका, एटम का, ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम एंड मोस्टली मास. मोस्टली वर्ड क्यों बोला, क्योंकि उसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो दोनों ही किस में होते हैं, न्यूक्लियस में. इलेक्ट्रॉन बच गए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करेंगे. इलेक्ट्रॉन इज ए लाइट पार्टिकल इन कंपेयर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और अधिकांश उसका जो मास है, मोस्टली जो मास है, वो सारा का सारा किस में कंसंट्रेट होता है, न्यूक्लियस में. एंड यहाँ से उन्होंने साइज भी बताई थी उसकी, कि न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो होती है इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 15 मीटर. दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रेडियस. अराउंड द न्यूक्लियस electrons are distributed in hollow sphere of radius 10 to the power minus 10 मीटर. जो एटम है, ये जो एटम है उसका 10% वो तो हो गया न्यूक्लियस, उसमें तो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन बच गए, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इसके चारों ओर, ये जो वैकेंट स्पेस है इसमें, और वो रिवॉल्व करते हैं किसमें, सर्कुलर ऑर्बिट्स में. देन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स हैविंग नेगेटिव चार्ज आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस. बिकॉज न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज उसमें प्रोटॉन है. तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट, अब यहां अगर हम बात करें तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो मॉडल था रदरफोर्ड का, ये किस पर बेस्ड था, ऑन द बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय कूलम्ब, व्हिच वी हैव स्टडीड इन आवर चैप्टर 1 ऑफ फिजिक्स 1. क्या था वहां पर हमने भी डिस्कस किया था कि मान लीजिए ये एटम है और किसी भी एलिमेंट का एटम ले रहे हैं, और तो उसके न्यूक्लियस पर कितना चार्ज हो गया, Ze. E here E is 1.6 into 10 to the power minus 19, which is charge present on one proton. Z is the atomic number of that particular atom. For example lithium, तो lithium के लिए हम इसको क्या पुट करेंगे, 3e.
plus 3e. Then charge on nucleus of lithium atom is plus 3 into 1.6 into 10 to the power minus 19. Then for a particular atom, let Z is the atomic number of that atom, then charge on the nucleus of that atom will be plus Ze, पॉजिटिव. क्या होगा, इधर से अल्फा पार्टिकल्स है वो जा रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम 2He4, देन न्यूक्लियस, इसका मतलब हीलियम का न्यूक्लियस है, देन चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल विल बी 2e प्लस 2e. देन ये भी पॉजिटिव है, सामने न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, देन देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस, और यहां से हम राइट लिख सकते हैं देन F इज इक्वल्स टू K Q1 चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2e, Q2 चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ एटम Ze अपॉन R स्क्वायर. ये यहां जाएगा और यहां से ये क्या होगा, वापस रिपेल होगा. देन डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, एंड दिस डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम विच इज डिनोटेड बाय R. देन उस अल्फा पार्टिकल और उस न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F इज इक्वल्स टू K 2Ze स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. तो इस पर वो बेस्ड था. ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था. अब इस मॉडल में क्या बातें सही थी, क्या बातें गलत प्रूव हुई, तो सही तो यही था कि वेकेंट होता है 90% एरिया, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, वो बात भी बिल्कुल ठीक थी. न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, वो भी बात बिल्कुल ठीक थी. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो भी बिल्कुल सही था. एक इन्होंने गलत वर्ड बोल दिया था, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, वो किन ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं. इसको सोमरफील्ड ने बाद में डिस्कस किया था. तो उन्होंने कहा सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, यह बात उनसे गलत हो गई थी. तो ये उनका ड्रॉबैक था. सेकंड जो ड्रॉबैक्स आगे डिस्कस करेंगे अपन ड्रॉबैक, उन्होंने एक लाइन और बोल दी थी, और वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन एमिट्स एनर्जी ड्यूरिंग इट्स मोशन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. ये बात उन्होंने गलत बोल दी थी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो वो एनर्जी एमिट करता है. अब लॉजिक उनका सही था, जो उन्होंने लॉजिक दिया था वो लॉजिक भी सही था. लॉजिक क्या था वो मैं आपको बता दूं. उन्होंने कहा न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, ये उस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको मूव करवा रहा है सर्कुलर ऑर्बिट्स में, न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करवा रहा है. देन इट मींस अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इट मींस उसमें क्या है, एक्सेलरेशन है. और एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स. अगर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने के लिए क्या रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी. तो इट मीन्स जब वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उस टाइम पर उसकी एनर्जी रेडिएट होगी, वो एनर्जी रेडिएट करेगा. और अगर ऐसा होता तो फिर तो एटम की स्टेबिलिटी है वो होती नहीं. चलो उसको आगे डिस्कस करते हैं. तो ये तो था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल. अब यहां से इस मॉडल के बेसिस पे एक दो डेफिनेशंस आती हैं, वो आपको बता देता हूं. एक डेफिनेशंस आती है इंपैक्ट पैरामीटर डिनोटेड बाय स्मॉल b. क्या है इंपैक्ट पैरामीटर, देखिए ये क्या था, मान लीजिए एटम हो गया और ये उस एटम का न्यूक्लियस हो गया Ze. क्या हुआ, ये वाला अल्फा पार्टिकल है वो बिल्कुल स्ट्रेट चला गया विदाउट डिफ्लेक्शन. ये वाला अल्फा पार्टिकल्स था, ये थोड़ा सा इधर डाइवर्ट हो गया. देन इसकी जो इनिशियल डायरेक्शन थी, डायरेक्शन ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, वो ये थी, और ये अपने एक्चुअल पाथ से इतना डाइवर्ट हो गया. दिस इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा. देन ये जो डिस्टेंस है, perpendicular distance between the direction of initial velocity of alpha particle and the nucleus is known as impact parameter. ये जो distance है ये b है, इस वाले के लिए ये impact parameter है. एक अल्फा पार्टिकल इधर से जाएगा, वो ज्यादा एंगल से स्कैटर्ड होगा, देन उसकी जो डायरेक्शन है इनिशियल वेलोसिटी की वो ये है, उसके लिए b यहां से लेके यहां तक है. देन दिस डिस्टेंस इज नॉन एज इम्पैक्ट पैरामीटर. जो कैलकुलेशन की गई उसके बेस पे इसका जो फॉर्मूला बताया गया था
कि B का जो फॉर्मूला है वो रखा गया kz² cot थीटा बाई 2 अपॉन EK. This is the formula of impact parameter, and from this formula we can write that B is directly proportional to cot theta by 2. Or if theta increases then cot theta by 2 की वैल्यू देखो, अगर थीटा इंक्रीज होता है तो tan थीटा की वैल्यू tan 0 0 होता है, tan 31 by root 3 होता है, तो tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है. If theta increases then tan theta increases. If tan theta increases then cot theta will decrease, or if cot theta will decrease it means B will also decrease. अगर एंगल ऑफ स्कैटरिंग इंक्रीज होता है तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. और यही तो हो रहा है, जिसके लिए B जितना ज्यादा कम है उसके लिए थीटा उतना ही ज्यादा है, जिसके लिए B जितना ज्यादा है उसके लिए थीटा उतना ही कम है. और यहां से इफ B इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दूं मैं, इट मीन्स cot थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0. इट मीन्स थीटा बाई 2 विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. इट मीन्स थीटा विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. कई बार एग्जाम में पूछा जाता है. ये जो पाथ है, पाथ ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स, ये कैसा होता है, हाइपरबोलिक होता है. और यहां से अगर यहां से हम ये कह दें कि अगर इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 0 हो जाए देन एंगल ऑफ स्कैटरिंग विल बी 180 डिग्री. तो ये इंपैक्ट पैरामीटर था. अब बात कर लेते हैं इस मॉडल्स की मेरिट्स और डीमेरिट्स की. मेरिट्स तो क्या थी, इसी मॉडल के बेस पे, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बेस पे इसको पीरियोडिक टेबल जो थी उससे सपोर्ट मिला था, वहां से समर्थन मिला था. एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब देखो एक बार डिस्कस, सारे पॉइंट में आपको डिस्कस कर चुका हूं कैसे कैसे क्या होते हैं. उसके लिए आपको पीछे वाले लेक्चर में जाना पड़ेगा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल में जाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब रेडिएट होती हैं. चलो एक बार मैं दोबारा बता दूं, ये क्या है, एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं. अब क्या होगा, जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, तो एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी. एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनका सर्कुलर पाथ इंक्रीज होगा, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और फाइनली वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा. पहले में था, पहले से दूसरे में आ जाएगा, दूसरे से तीसरे में आ जाएगा, और ज़्यादा देर तक वो हायर एनर्जी स्टेट में रुकता नहीं है. और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से वापस अपने बेस स्टेट में आएगा, मान लो 5 जूल एनर्जी वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, 15 जूल है वो सेकेंड ऑर्बिट में है, 25 जूल है वो थर्ड ऑर्बिट में है. हमने 5 जूल जो पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, हमने उसको एक्सटर्नल सोर्स से 10 जूल एनर्जी और प्रोवाइड करवा दी, उसकी टोटल एनर्जी हो गई 15 जूल. ये 15 जूल एनर्जी लेकर वो कौन सी ऑर्बिट में आ गया, सेकंड ऑर्बिट में आ गया. और जब वो ज़्यादा देर तक रुकेगा नहीं, जब वो सेकंड से वापस फर्स्ट में जाएगा तो इस 10 जूल एनर्जी को वो रिलीज कर देगा, और यही एनर्जी किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में रेडिएट हो जाती है. इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था किसने, रदरफोर्ड ने. इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया. आयनाइजेशन ऑफ गैसेस, कि जब भी अगर गैसेस के अंदर हम इलेक्ट्रॉन बीम को पास करवाते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो क्या हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं. इस चीज़ को उन्होंने प्रूव किया. स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये तो एक्सपेरिमेंट ही पूरा उस पे बेस्ड था. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस, ये दो चीजें मेन थी. ये तो उनकी मेरिट थी और ये उनकी डीमेरिट थी. लीनियर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्या है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मैं फिर आपको एक बार दोबारा से बता दूं कि ये मेन चीज है, स्पेक्ट्रम को समझना मेन चीज है. चलो देखिए क्या है, ये हाइड्रोजन एटम की बात बता दूं. अलग अलग ऑर्बिट्स होती हैं. ये फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल्स टू 1, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, ये फिफ्थ ऑर्बिट, ये सिक्स्थ, अलग अलग ऑर्बिट्स इस तरीके से होती हैं. n इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू इनफाइनाइट. स्पेक्ट्रम क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब रिलीज होती है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है. सपोज इन हाइड्रोजन एटम इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम सेकेंड एनर्जी स्टेट टू फर्स्ट बेस एनर्जी स्टेट, तो जब वो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तब वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली वेव को रिलीज करेगा. और मान लीजिए सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, ये रफली मैं आपको बता रहा हूं, उस टाइम पर उसने एक वेव रिलीज की 740 नैनोमीटर की,
3 से 1 में भी तो आ सकता था डायरेक्ट। अगर वो 3 से 1 में आता है उस टाइम पर उसने एक वेव रिलीज की लेट 500 नैनोमीटर। अगर वो मान लीजिए 4 से 1 में आता है उस टाइम पर एक वेव रिलीज की 420 नैनोमीटर की। अगर मान लीजिए वो 5 से 1 में आता है उस टाइम पर उसने एक वेव रिलीज की वो कि मान लीजिए उसने 400 नैनोमीटर की। अगर मान लीजिए वो 3 से 2 में आ रहा है, 3 से 2 में भी तो आ सकता है, 3 से 2 में भी आ रहा है उस टाइम पर एक वेव रिलीज की उसने 680 नैनोमीटर की। अगर वो मान लीजिए 4 से 2 में आ रहा है उस टाइम पर एक वेव रिलीज की 560 नैनोमीटर की। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तब रिलीज होती है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है। अब देखो ये स्पेक्ट्रम कैसा है, लीनियर है। लीनियर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर मैं इन सब को अगर एक पर्टिकुलर पैटर्न पे ड्रॉ करूं, मान लीजिए ये एक मैं पैटर्न ले रहा हूं, इधर क्या है इनकी, ये वेवलेंथ है, जैसे 300 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर। ये वो है जो एक्चुअल में होता है। रदरफोर्ड ने क्या बताया उसको आगे बाद में डिस्कस करेंगे। एक वेव आई साहब 740 नैनोमीटर की, 740 ये यहाँ पे है, फिर आई 500 की, 500 यहाँ पे, 420 की एक वेव आई, 400 की एक वेव आई, 680 यहाँ पे, 560 यहाँ पे। इसी तरीके से अलग अलग वेवलेंथ वाली वेव हैं वो रिलीज हो रही हैं जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है। अब डियर स्टूडेंट्स ये पैटर्न कैसा है, कंटिन्यूअस है या लीनियर है? इस स्पेक्ट्रम में हमें अलग अलग लाइंस अपने को मिलेंगी और हर एक लाइन की अपनी पर्टिकुलर एक वेवलेंथ होगी। तो ये जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा हो गया, लीनियर हो गया। कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। अब रदरफोर्ड ने स्पेक्ट्रम तो बता दिया था बट उन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। क्यों होता है कंटिन्यूअस, इसका लॉजिक उन्होंने दिया था। लॉजिक ये दिया था कि साहब हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब आप उसकी एनर्जी बढ़ाओगे तो उसका जो सर्कुलर पाथ है वो बड़ा होगा। वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा और उसके वाइब्रेशन से, उसकी फ्रीक्वेंसी से, उसके ऑसिलेशन से किसी भी वेवलेंथ वाली वेव रिलीज हो सकती है। दोबारा सुनिएगा, जब वो वाइब्रेट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी के कारण वो ऑसिलेट करेगा तो उसके कारण वो किसी भी वेवलेंथ वाली वेव को रिलीज कर सकता है। तो उसका स्पेक्ट्रम लीनियर ना होकर, जब ये आ रहा है कि किसी भी वेवलेंथ वाली वेव को वो रिलीज कर सकता है तो उसका स्पेक्ट्रम जो हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कंटिन्यूअस मिलेगा। लेकिन बाद वाले साइंटिस्ट ने बताया कि नहीं साहब, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो वो एक खास वेवलेंथ वाली वेव ही रिलीज करेगा और उस टाइम पर उनका जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, लीनियर होगा। सेकेंड जो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड, दैट वाज स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अभी जिसके बारे में अपन पहले बात कर रहे थे, एटम की स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये एटम, उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। अभी मैंने एक लाइन बताई थी, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन विल रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग इट्स मोशन इन सर्कुलर ऑर्बिट। जब वो अपने सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ये न्यूक्लियस उन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स अप्लाई करवाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जिस एनर्जी के साथ ये मूव कर रहे हैं, इन पर फोर्स लगने के कारण धीरे धीरे इनकी एनर्जी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी, क्योंकि एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, वर्कडन में। तो धीरे धीरे इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो रिलीज होगी। देन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन विल एमिट एनर्जी ड्यूरिंग इट्स मोशन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। और अगर मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यदि रिलीज होती है, धीरे धीरे इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। फाइनली इसका पाथ सर्कुलर ना होकर स्पाइरल होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन किस में मिल जाएगा, न्यूक्लियस में। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मिल जाता है तब तो उसकी स्टेबिलिटी है वो
हो ही नहीं सकती, किसी एटम की स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हमेशा न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपने सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करता है, वो एनर्जी तभी रिलीज करता है जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, और इसीलिए वो एटम स्टेबल होता है। तो ये था रदरफोर्ड का पूरा एक्सपेरिमेंट। क्या क्या उसकी मेरिट्स थी, क्या उसकी डीमेरिट्स थी। इसके बाद अपन चलेंगे अब नील्स बोहर हाइपोथेसिस पे, तो और उसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। जो पोस्टुलेट दिए थे नील्स बोहर ने वो क्या क्या थे उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू सो मच।